हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 25 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ है वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज का वीडियो काफ़ी लेट है, उसके पीछे वजह ये है कि हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें मैं अभी वोट डाल के आया हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ये लेट हो गया है। लेकिन कमिटमेंट है आप लोगों के साथ, ये कंटिन्यू रहेगा और आपको कोशिश करेंगे कि टाइम पर अपडेट करें। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इश्यू को डिस्कस किया गया है। इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कई सारे सवाल पूछे हैं। ये सवाल क्या है, इश्यू क्या है, इस चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। देखो, जनरली अगर आप बात करें, इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनके अपॉइंटमेंट का एक प्रोसीजर होता है, एक कमेटी होती है जो रिकमेंडेशन करती है कि भाई इनको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कराया कि इतनी तेजी से आपने अपॉइंटमेंट क्यों किया। एक पर्सन है अरुण गोयल करके, इनको अपॉइंटमेंट किया गया और इनके अपॉइंटमेंट को लेकर सवाल है। सवाल ये है कि आपने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई, इतनी क्या इमरजेंसी थी, उसको लेकर भारत सरकार से कई सारे सवाल पूछे गए हैं। पहली बात, ये इतनी जल्दबाजी में किया गया, आपने इवन प्रॉपर एनालिसिस करने का भी टाइम नहीं लिया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जस्टिस जोसेफ ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है कि गोयल की पोस्टिंग को लेकर, इस पूरे सिनेरियो को लेकर आप क्यों इतने एक्टिव हो गए। और इवन मान लेते हैं कि आप प्रोसीजर को फास्टन करना चाहते थे, जो पोस्ट मई से 18 नवंबर तक वैकेंट पड़ी थी, आपने एक दिन में ही वो पोस्ट जो कैसे फिल कर दी, ये कई सारे सवाल है। यहाँ पर सवाल ये है, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर कई सारे क्वेश्चन रेज हो गए हैं। सवाल ये कि इतना स्पीड अप क्यों किया गया प्रोसीजर को, ये इसमें कई सारे क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया कि अरुण गोयल, जिनको अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमिश्नर, उनके इस पूरे प्रोसीजर पर लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है के एम जोसेफ साहब, इन्होंने सवाल पूछा कि पहली बात तो ये है, ये बहुत ही रेयर है कि 24 आवर के अंदर आपने पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच चाहिए, क्योंकि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं या कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड चीज़ें मेंशन है, वहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन रेज होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास ही जाता है, उसको जस्टिफाई करना या उसको एक्सप्लेन करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो जस्टिस के एम जोसेफ के द्वारा लेड की जाती है, इसमें अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी किससे सवाल पूछे गए कि पहली बात, ये प्रोसीजर को लेकर सवाल है, दूसरा इतना जल्दबाजी क्यों है, और अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या था कि जो अरुण गोयल है, आई थिंक वो किसी मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहे थे और उनका लास्ट डे था, उनका रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद उनके अपॉइंटमेंट को लेकर या वॉलंटरी उन्होंने रिटायरमेंट ली और उसी दिन इनको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। तो इसकी वजह से कई सारे सवाल इसमें रेज किए गए हैं इस अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को लेकर। ठीक है, और यही सारा इशू जो इसमें डिस्कस किया गया। अब आप लोगों के लिए सवाल है, जब हम बात करते इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर, उस अपॉइंटमेंट में कमेटी होती है जो रिकमेंडेशन करती है कि भाई आप इनको अपॉइंट करिए। हालांकि फाइनल कॉल जो होती है, ठीक है, फाइनल स्टैंप कह सकते हैं, प्रेसिडेंट की लगेगी। आप लोगों को मेंशन करना है कि उस कमेटी में कौन कौन पर्सन्स को इंक्लूड करते हैं या उस कमेटी में कौन कौन होते हैं। ये आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके ठीक राइट हैंड साइड में एनालिसिस किया गया डोमेस्टिक डिमांड जो हेल्प करेगी या कैसे एक तरीके से ग्लोबल स्लोडाउन के लिए इम्पोर्टेंट है, या क्या उसके नुकसान होते हैं, या डोमेस्टिक डिमांड किस तरीके से एक्सपोर्ट को डेंट कर रही है, इसको लेकर एक एनालिसिस किया गया। यहाँ पर ये बताया गया कि इन्फ्लेशन का जो पैटर्न है वो 2022 में लगातार चेंजेस हुए हैं। कभी किसी पर्टिकुलर आइटम्स में हम देखते हैं कि वहाँ पर इंक्रीज है, चाहे एडिबल ऑयल हो, फैट्स हो, या इसके अलावा डोमेस्टिक कंपोनेंट में अगर हम बात करते हैं, जैसे फूड के अंदर हमने इन्फ्लेशन को स्पर करते हुए देखने को मिला। सीरियल्स है, क्लोथिंग, फूड, फ्यूल, ऑयल और फैट्स और वेजिटेबल में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अलग अलग टाइम पे इन्फ्लेशन ने कई सारे चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे, यानी अलग अलग सेक्टर्स में। और यही जो पैटर्न चेंज हो रहा है, खासकर इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल, हम लोग एडिबल ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं बड़ी क्वांटिटी में, और नॉर्मल जो ऑयल होता है वो भी इंपोर्ट करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर वो कॉस्टली पड़ रहा तो वो डेफिनेट सी बात है, इंपोर्ट जनरेटेड इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा ग्लोबल स्लोडाउन में अगर हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर हाई इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से भारत के अंदर भी इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। जैसे ऑयल के प्राइस इंक्रीज होंगे तो
85% इम्पोर्ट कर रहा है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन और पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में जियोपॉलिटिकल टेंशन है। भारत की राइजिंग जो बोरोविंग कॉस्ट है, यानी एक तरफ तेल महंगा होता है, दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया का इश्यूज है, और इन सब से इंडियन करेंसी की जो वैल्यू वीक हुई है उससे की वजह से हमारी बोरोविंग कॉस्ट, हम जो चीज़ें खरीद रहे हैं वो काफ़ी महंगी हुई है, और इन्हीं सब का इम्पैक्ट पड़ता है जॉब्स पर, ग्रोथ पर, इन्वेस्टमेंट साइकिल पर, इन सब एरियाज़ पर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस पूरे सिनेरियो में इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस की, चाहे वो ऑयल के प्राइसेस हो, इसके अलावा खरीफ क्रॉप के अराइवल को लेकर हो, इसके अलावा इन्फ्लेशन भारत में 7% से ऊपर, खासकर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको लेकर, इसी कॉन्टेक्स्ट में कई सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू हो जाती है। मनरेगा को लेकर वहाँ पर भी हम देखते हैं कि बजट डिक्लाइन हुआ, वहाँ पर डिमांड कम जनरेट हुई है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, या उसके थ्रू जो काम डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, तो बहुत सारे इश्यूज इस पूरे सिनेरियो में देखने को मिलेंगे। इसके बाद फ्रंट पेज पे कोई पर्टिकुलर एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद हम लोग जाएंगे डायरेक्ट टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज में, और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में स्टार्टिंग के जो आपको देखने को मिलेंगे पेजेस, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 2 फैक्ट दिए गए हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर एक एनालिसिस किया गया, क्वार्टरली एनालिसिस किया गया जुलाई टू सितंबर के बीच में 2022, और इसके अंदर बताया गया कि इसमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने को मिला, 7.2% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट के मामले में। और इसमें बताया गया कि जुलाई से सितंबर 2022 में अर्बन एरियाज़ में एज पर NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अकॉर्डिंग 9.8% के आसपास जो अर्बन कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट रही है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जॉबलेसनेस कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है 2021 में, क्योंकि कोविड-19 का इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता था रिस्ट्रिक्शन के मामले में। आज के टाइम पे भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक बड़ी प्रॉब्लम है, और न केवल अर्बन सेक्टर में, भारत के गांव में भी जहां पर 60-65% लोग अभी भी रहते हैं, तो वहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक तरीके से बड़ी प्रॉब्लम है। ग्रामीण क्षेत्र में जनरली ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी बड़ी संख्या में लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, तो डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, सीमांत बेरोजगारी देखने को मिलती है। जहाँ पर सीमांत बेरोजगारी का मतलब होता है, या डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि भाई काम करने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पर पूरे परिवार के 8 लोग 7 लोग काम कर रहे हैं, तो वो जो एडिशनल है जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो इनडायरेक्टली एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट ही है, राइट। इसके बाद इसके ठीक राइट हैंड साइड में एक इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में, या एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में एनालिसिस किया गया है, वो है मीजल्स को लेकर, खसरे को लेकर। यहाँ पर बताया गया मीजल्स को लेकर रिकॉर्ड इम्यूनाइजेशन ड्रॉप हुआ है, यानी 40 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिसमें कहीं ना कहीं इस खसरे के टीके से कहीं ना कहीं वो इम्यून रहे हैं, या उनमें इम्यून नहीं हो पाए, या वैक्सीनेशन उनमें नहीं हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो मिसिंग है मीजल्स के वैक्सीन डोज के मामले में। इसके अलावा कोरोना वायरस जब से स्टार्टिंग हुआ है, इनमें बताया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि, या फिर यूनाइटेड स्टेट का डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इन्होंने कहा है कि भारत में 2021 के ऑफिशियल के अकॉर्डिंग 9 मिलियन मीजल इन्फेक्शन देखने को मिले। इसके अलावा भारत में नहीं, पूरी दुनिया में 9 मिलियन मीजल इन्फेक्शन है, और इसकी वजह से 1,28,000 लोगों की डेथ हुई है। मीजल जो है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा कंटेजियस या खतरनाक डिजीज़ के रूप में कंसिडर किया जाता है। अब आप लोगों के लिए एक सेकेंड क्वेश्चन है, जब हम वैक्सीनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आई थी, स्कीम थी मिशन इंद्रधनुष करके। मिशन इंद्रधनुष में क्या था, 2 तरह की स्कीम आई है ना, एक है मिशन इंद्रधनुष, और एक थी इंद्रधनुष स्कीम, वो थी बैंकिंग सेक्टर के लिए, वो थोड़ा डिफरेंट है। मिशन इंद्रधनुष में कौन कौन से डिजीज़ को कवर किया गया है, ये आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे 2 इंपॉर्टेंट, इनके बारे में ब्रीफ में ऑब्जर्व करेंगे कि एग्जैक्टली पूरी दुनिया में हो क्या रहा है। 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीसेंट में चाइना की जो आईफोन असेंबली प्लांट है वहाँ पर राइट्स हुए, दंगे देखने को मिले। ये दंगे हुए क्यों, इनके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, और पूरी दुनिया के लिए किस तरह का मैसेज क्रिएट करता है। सबसे पहले मैं ब्रीफ में आपको बता दूँ, रीसेंट में 23 नवंबर को कई सारे वीडियो सर्कुलेट हुए सोशल मीडिया पर, और चाइना के हेनान प्रोविंस के अंदर फॉक्सकॉन फैक्ट्री है, वहाँ पर कहीं ना कहीं लोग क्लैश कर रहे थे पुलिस के साथ। क्यों ऐसा कर रहे थे,
अक्टूबर के अंदर कोविड-19 आउटब्रेक हुआ, वर्कर्स को फोर्स कर दिया गया कि आप फैक्ट्री के अंदर ही रहेंगे, या छोटे छोटे ऐसे डोरमिट्रोज टाइप में, छोटे छोटे घर टाइप में बना दिए कि वहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। लोग इससे काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब है। अगर आप चाइना के मेंटल हेल्थ स्टेटस को देखेंगे लोगों को, तो काफ़ी पीछे नजर आएगी ये कंट्री। इसी कॉन्टेक्स्ट में बताया गया कि लोग फैक्ट्रीज की दीवारों से कूदकर एक तरीके से भाग रहे हैं, सड़कों पर भाग रहे हैं, अपने घरों की तरफ भाग रहे हैं। और इन्हीं सब के अलावा एक तरीके से यूएस ने भी डायरेक्शन दिया कि भाई पहली बात तो ये है कि आईफोन 14 की शिपमेंट, इसमें काफ़ी दिक्कत आ जाएगी, कंसर्न हो जाएगी। अगर प्रॉपरली काम नहीं हुआ तो टाइम पे डिलीवरी होने में भी या एक तरीके से जो आपने कमिटमेंट किया वो आप कमिटमेंट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेट सी बात है ये आईफोन के एक तरीके से सेलिंग को लेकर, या कह सकते हैं कि प्रोडक्शन पर भी इम्पैक्ट करेगा। इसके बाद सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें अगर हम बात करें, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट सिग्निफिकेंट है। और अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो रिसेंट में हुआ क्या है, रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक सेरेमनी को एक तरीके से प्रेसिडाइड किया, या एक तरीके से उसकी अध्यक्षता करी, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर जो है देखने को मिले। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया नवंबर 22 को ये पूरा का पूरा इश्यू है। इसके अलावा ये आइस ब्रेकर जो है ये लार्ज स्केल पर सिस्टमेटिक वर्क जो रीइक्विप है, रीपेलेंस है डोमेस्टिक आइस ब्रेक के मामले में, यानी रशिया को स्ट्रेंथन करने वाला है उसकी ग्रेट आर्कटिक पावर के मामले में। 2007 से लेकर आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम है। और इसके अलावा ये बताया गया कि इस पूरे सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं, रशिया अपने आर्कटिक पावर को स्ट्रेंथन करना चाहता है, और आर्कटिक पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरी है उसको कि उसके पास प्रॉपर न्यूक्लियर, या एक तरीके से कह सकते हैं एडवांस से एडवांस वर्जन अगर आप देखिए उसमें आइस ब्रेकर होना चाहिए, ताकि टाइम पर वो फंक्शन कर पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, आइस ब्रेकर इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि ये जो एरिया है आर्कटिक वाला, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, राइट। इसके बाद आप लोगों के लिए थर्ड क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन थोड़े से बढ़ा रहे हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट अगर हम देखें इसको ब्रीफ में कंक्लूड करेंगे, लेकिन क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू कनेक्ट हो जाएगी चीज़ें। एक सवाल बहुत पहले पूछा गया था यूपीएससी में, आई थिंक 2013 या 14 के आसपास पूछा गया था, आर्कटिक काउंसिल को लेकर। आर्कटिक काउंसिल को ऑब्जर्व करना है क्योंकि इंडिया एक ऑब्जर्वर कंट्री है, ये इसलिए इंटरेस्टिंग है और इसीलिए सवाल वो हुआ था। आर्कटिक काउंसिल के मेंबर कंट्री की अगर हम बात करें, कौन कौन सी कंट्री आर्कटिक काउंसिल के अंदर मेंबर कंट्री के रूप में है, ये आपके लिए सवाल है। आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ सेक्शन में चलते हैं, वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद फिर फर्दर मूव करेंगे। इसके बाद पेज नंबर 12 पे अगर हम बात करें, रिसेंट में यूनाइटेड स्टेट ने कमेंट किया। जनरली यूनाइटेड स्टेट इंडिया के बारे में कमेंट करता रहता है। उन्होंने कंपेयर किया कि इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो लगभग सऊदी अरेबिया के जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उस तरीके का है। इस सिनेरियो में इंडिया ने कहा कि ये अननेसेसरी चीज़ें हैं, और यूएस की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के अंदर बायसनेस है, इनएक्यूरेट है, डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, वो सारी चीज़ें। खैर यूएस की बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है, और वो हिस्ट्री किस चीज़ को लेकर है, वो इंडिया में ह्यूमन राइट्स को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंटिन्यू एक्टिव रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया गया इंडिया और ईरान ने डिस्कस किया है चाबार पोर्ट के डेवलपमेंट को रिलेटेड, और इंडिया और ईरान के फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन ने यहाँ पर अगर हम बात करें वो डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग इश्यूज़ को। इस टाइम पे ईरान के फॉरेन ऑफिस के काउंसलेट इंडिया के अंदर है, और इसमें मेन जो डिस्कस किया जा रहा है बेसिकली चाबार पोर्ट के डेवलपमेंट को रिलेटेड। इनकी विजिट की टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ईरान वो कंट्री जहाँ पर मैसिव प्रोटेस्ट इस टाइम पे चल रहे हैं। हालांकि भारत ने उस प्रोटेस्ट के बारे में एक भी कमेंट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर इंडिया ये चाहता है कि कंटिन्यू कोऑपरेशन बढ़ाया जाए। हाई लेवल का डेलीगेशन जो है ये इस टाइम पे इंडिया में होगा, और इसमें डेफिनेट सी बात है चाबार पोर्ट, शहीद बहिश्ती टर्मिनल, इन सब एरिया पर डिस्कस होगा। इनके अलावा ईरानियन ऑयल को लेकर भी हो सकता है कि डिस्कस हो, क्योंकि ईरान के ऑयल को रीस्टार्ट करना ये डिस्कशन का पार्ट हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इंडिया के लिए गेम चेंजर हो सकता है। हालांकि ये भी हो सकता है कि इंडिया पर कुछ सैंक्शन भी लगे, जैसे
पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि ईरान से हमने कुछ तेल खरीदा तो हमारे ऊपर कुछ सेंक्शन लगा था। ईरान से था या रशिया से, आई एम नॉट श्योर, बट सेंक्शन के बारे में कुछ कंपनीज पर इस तरह का रिपोर्ट आई थी। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया कि इस पूरे बायलैटरल रिलेशन में चाहे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि इनकी विजिट के स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो ये रखते हैं। इसके बाद इसी पेज पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक स्कीम के बारे में डिस्कस किया गया है। स्कीम कौन सी है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसको लेकर बताया गया कि क्या इस स्कीम को और ज़्यादा प्रो फार्मर बनाया जा सकता है, क्या इसके अंदर स्कीम के अंदर कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देखी होगी तो इसके अंदर बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि आपको रबी क्रॉप्स के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2%, और अगर आप बागवानी करते हैं या फिर आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5% जो है वो आपके कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और उसके बाद आपको अगर हम बात करें उसके बाद इस इंश्योर किया जाता है आपकी क्रॉप्स को। इसी कॉन्टेक्स्ट में आने वाले टाइम में क्या इसमें क्लाइमेट क्राइसिस, रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, इन सब चीज़ों के बारे में भी या इस स्कीम के अपग्रेडेशन को लेकर भी एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री इसमें डिस्कस करेगी। ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें इसी चीज़ को लेकर डिस्कस किया गया क्या आने वाले टाइम में इस स्कीम में कुछ बदलाव किया जाए ताकि इसको और ज़्यादा प्रो फार्मर जो है वो बनाया जा सके, राइट। इसके बाद इसके नेक्स्ट पेज पे कोई पर्टिकुलर न्यूज़ नहीं है, वो पॉलिटिकल न्यूज़ आपको नज़र आएगी, कांग्रेस, बीजेपी, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इसके बाद इसके नेक्स्ट पेज पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो ये है कि मिलेट्स को कैसे मेन स्ट्रीम के अंदर लेकर आना है। और 2023 जो है वो बेसिकली इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर है, या मोटा अनाज आप कह सकते हैं, राइट। इसी कॉन्टेक्स्ट में उड़ीसा की एक ट्राइब है, वो है कौन ट्राइब, वो कहीं ना कहीं रीडिस्कवर कर रहे हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कम से कम मेन स्ट्रीम में मिलेट्स का इस्तेमाल करें। मिलेट्स को जनरली माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट करने में या उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को दूर करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसी के बारे में डिस्कस किया गया, जैसे कि यहाँ पर बताया गया इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर है 2023 में, और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको लेकर कमिटेड है, क्योंकि इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस ईयर को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित करवाने में, राइट। इसके बाद वर्ल्ड अफेयर, दुनिया में इस टाइम पे क्या चल रहा है उसको लेकर काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें छोटी छोटी चीज़ें, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन ने कहा कि भाई ईरान के अंदर जो वायलेंस हो रही है उसको रोका जाना चाहिए। इसके अलावा अफ़गानिस्तान की वुमेन प्रोटेस्ट कर रही हैं यूनाइटेड नेशन डे के दिन, यानी कल जो 24 अक्टूबर को होता है, लेकिन यहाँ पर यूएन डे के रूप में सेलिब्रेशन किया गया, या जो भी है यहाँ पर इन्होंने प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? बेसिकली आज के टाइम पे अफ़गानिस्तान में एक चीज़ जो तेज़ी से बदली है वो है वुमेन्स पर इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि ना पढ़ सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं, यानी कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन जैसी चीज़ें बना दी गई है। इसके ठीक नीचे पाकिस्तान ने जो इनके एक स्पाई मास्टर हैं आसिम मुनीर, उनको न्यू आर्मी चीफ अपॉइंट किया है। न्यू आर्मी चीफ अपॉइंट करने का क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया के ऊपर, या इंडिया इस पर किस तरीके से नज़र रखता है? देखो, पाकिस्तान और भारत दोनों लगभग सिमिलर आज़ाद हुए थे, हालांकि इंडिया आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान उसका एक तरीके से पार्ट से अलग हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान की अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखेंगे 75 ईयर में पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा समय तक मिलिट्री रूल रहा है, और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती जैसे न्यूक्लियर वेपन को लेकर तो इनका कंट्रोल जो है इनके ऊपर है। इवन इंडिया और चाइना दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, और पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेजल्स है। इस पर्सपेक्टिव में इनके ऊपर प्रॉपरली नज़र रखना, या इस कंट्री में जो स्ट्रगल कर रही है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और अलग अलग पॉलिटिकली पर्सपेक्टिव से, तो उसके ऊपर नज़र रखना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद लास्ट पेज है बिजनेस सेक्शन या इकोनॉमी का पेज है, और इसी इकोनॉमी के पेज में अगर हम बात करें एक न्यूज़ है जो हमें ऑब्जर्व करनी है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र साहब ने कहा कि हमें एक्सपोर्ट ग्रोथ को बढ़ाना पड़ेगा, हालांकि उसमें कई सारे कंसर्न हैं और उन्हीं कंसर्न को सॉर्ट आउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। और इसके पर्सपेक्टिव में बताया गया कि कहीं ना कहीं पॉसिबल ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है। इंडिया की ग्रोथ रेट जो है 2022-23 के बाद
ग्रोथ इंक्रीज होगी। और इसी पर्सपेक्टिव में इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्गर इन्वेस्टमेंट साइकिल के मामले में हो, फाइनेंशियल साइकिल के सिस्टम के मामले में हो, या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के मामले में हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया कि डेफिनेटली क्रूड ऑयल के प्राइसेस ने किसी भी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकती है। इंडिया क्योंकि 85% इम्पोर्ट हम लोग करते हैं तो हमारे ऊपर डेफिनेटली उसके इम्पैक्ट की ऑब्जर्वेशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल के मामले में हो, या अच्छे पर्सपेक्टिव की रिकवरी के मामले में हो, ये सारी चीज़ें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उम्मीद है कि 2023 में इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ रेट जो है वो फास्टन होगी या स्पीडअप जो है वो करेगी, खासकर एक्सपोर्ट के मामले में। ठीक है, आज के द हिंदू को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, एक तो काफ़ी डिले हो गया, और कोशिश करेंगे कि वापस आपसे, क्योंकि प्रोसीजर लगभग कंप्लीट हो चुका है, 6 बजे तक हम इसको अपने टाइमिंग पर अपलोड करें ताकि आप भी अपना शेड्यूल को उसी हिसाब से कंटिन्यू कर पाएँ। ठीक है, और जो सवाल 2-3 पूछे गए हैं, आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि उसके अंदर पार्टिसिपेट करिए, क्वेश्चन एंड आंसर में ज़रूर आप एंगेज हो। थैंक यू, जय हिंद।